राजस्थान में अब तक कोरोना के 16,085 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहरी चिंता जाहिर की है। प्रदेश में कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि कोरोना के लिए टेस्टिंग, संक्रमित लोगों के इलाज और बाहर से आ रहे यात्रियों के लिए क्वारंटीन की व्यवस्थाओं को और पुख्ता करने के प्रयास करें। विशेषज्ञ चिकित्सकों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को इस स्थिति की गंभीरता का आकलन करते हुए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि आम लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए हेल्थ प्रोटोकॉल की अनुपालना सख्ती से की जाए। वहीं मुख्यमंत्री को बैठक में बताया गया कि बीते कुछ दिनों में धौलपुर और भरतपुर जिलों में पॉजिटिव केसेस की संख्या अधिक रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक टीम ने धौलपुर जिले में संक्रमण की स्थिति का आकलन भी किया है। बीते कुछ सप्ताहों के दौरान कुवैत, यूएई, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान आदि देशों से लौटे मजदूरों और मेडिकल के विद्यार्थियों के कारण प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। उधर राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के मामले पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि जब से लॉकडाउन 5 यानी कि अनलॉक 1 शुरू हुआ है, तब से संख्या मरीजों की लगातार बढ़ रही है। इसकी 2 वजह हैं। एक तो बड़ी संख्या में प्रवासी अन्य राज्यों से आए हैं और दूसरी वजह विदेशों से कई नागरिकों का प्रदेश में लौटना शामिल है। वहीं पिछले दिनों कजाकिस्तान से 100 प्रवासी राजस्थान लौटे थे, जो सभी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बावजूद भी राजस्थान में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। ये सावधानी जैसे ही हम छोड़ देंगे तो हमारे संक्रमण की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी तो ये पॉजिटिव का आंकड़ा भी बढ़ेगा। इसलिए बार बार अपील की जा रही है आम आदमी से कि सावधानी नहीं छोड़ें, सावधानी बरतें। अभी तक इसकी कोई दवा नहीं आई है, कोई वैक्सीन नहीं आई है। सावधानी ही इसका उपचार है, इसीलिए सावधानी नहीं छोड़ें, ये बार बार कहा जा रहा है। उधर राजस्थान के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने प्रदेश के भक्तों से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों में कांवड़ यात्रा नहीं करने की अपील की है। इसके पहले यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे राजस्थान के भक्तों को उत्तर प्रदेश तक की कांवड़ यात्रा की अनुमति न दें। हम आपको यहां बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों ने सावन के महीने में अपने अपने श्रद्धालुओं को केवल स्थानीय स्तर पर ही यात्रा की अनुमति दी है। इस तरह राजस्थान सरकार ने भी भक्तों से स्थानीय मंदिरों में ही जलाभिषेक और पूजा पाठ करने और घर पर रहने की अपील की है। हमारे संवाददाता रामस्वरूप जुड़ गए हमारे साथ जयपुर से अधिक जानकारी लेकर। रामस्वरूप, तो राजस्थान में कांवड़ यात्रा को लेकर क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है? क्या कुछ सरकार इसको लेकर तैयारी कर रही है? हालांकि जो पड़ोसी राज्य उन्होंने भक्तों को यहां पर भेजने से इनकार किया है। बिल्कुल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरफ से जो है पूरी में पाबंदी लगा दी गई है कि बाहर से कोई भी जो कांवड़ यात्रा लेकर नहीं आए। इस संबंध में जब राजस्थान के जो मुख्य सचिव है उनको जब पत्र मिला तो उसके बाद में उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की है कि कोई भी व्यक्ति जो भक्त है, श्रद्धालु है, वो किसी भी मंदिर से कोई कांवड़ यात्रा लेकर के रवाना होता है तो वो अन्य राज्यों में ना जाए, न क्योंकि वहां पर अब रोक लगा दी गई है तो वहां पर उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये कोविड-19 को देखते हुए इस तरह का निर्णय लिया गया है। ऐसे में साफ तौर पे अपील की गई है जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी मंदिरों के महंत हैं, उनके साथ और बाकी जनप्रतिनिधियों के जरिए भी ये बात सभी श्रद्धालुओं तक पहुंचाई जा रही है। उनसे अपील की जा रही है कि वो अब अपने आस्था के लिहाज से जब कांवड़ यात्रा को लेकर निकालना चाहते हैं, पूजा अर्चना करना चाहते हैं, तो पहली बात यह है कि बाहर वो नहीं जाए, सोशल डिस्टेंस की पालना बहुत ज्यादा करें, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जो है किसी को भी चपेट में ले सकता है। अपील ये की गई है कि कोशिश ये करें कि लोग अपने घरों में रहकर ही पूजा अर्चना करें। मंदिर में जाए तो भी सोशल डिस्टेंस का मेंटेन रखते हुए जो है पूजा अर्चना करें, जलाभिषेक करें, लेकिन किसी के संपर्क में जो है वो नहीं आए। ये हिदायत जारी करना बेहद जरूरी हो गया, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ऐसे में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर पहले चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी ये कहा है कि सावधानी ही एक बहुत बड़ा बचाव का उपाय है। ऐसे में प्रदेश के सभी जो नागरिक है वो ज्यादा से ज्यादा सावधानियों पर
ध्यान दें। जी रामस्वरूप, क्योंकि जैसा कि आपने कहा पेंडेमिक है, कोरोना के संक्रमण राजस्थान में लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कांवड़ यात्रा में जो भक्त शामिल होते हैं काफी संख्या में होते हैं, तो क्या राजस्थान सरकार राजस्थान में जो स्थानीय स्तर पर जो कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां कर रही है? देखिए, कल ही एक आदेश निकाल दिया गया है कि जिस तरह से आदेश तो निकाला था कि कोई भी जो सार्वजनिक आयोजन होगा, सार्वजनिक सभाएं होंगी, शोभा यात्राएं होंगी, उन पर सड़क पर चलने पर उनके पर जो है एक तरह से पाबंदी लगा दी गई है। नहीं तो कोई शादी बारात को कोई आयोजन होगा तो वो सड़क पर अपनी बारात का नहीं निकाल सकता। इसी तरह से कोई शोभा यात्रा के लिहाज से कोई निकालता। इसी तरह से कांवड़ यात्रा में यह होता है कि लोग मंदिरों से कांवड़ लेकर के अपने घरों तक जाते हैं, मंदिरों तक जाते हैं, वहां जलाभिषेक करते हैं। तो इसमें भी एक तरह से शोभा यात्रा का जैसा ही हुजूम भक्तों को देखने को मिलता है। लेकिन अब सड़कों पर चलने पर, इस तरह के आयोजन पर तो गाइडलाइंस जो है वो पहले से ही जारी कर रखी गई है सरकार की तरफ से, ताकि संक्रमण को रोका जा सके। रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहे, आपसे अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे। राजस्थान के कॉलेजों में एडमिशन को लेकर बीजेपी सरकार की परसेंटाइल फॉर्मूला को गहलोत सरकार ने बदल दिया है। अब प्रदेश के कॉलेजों में सीबीएसई स्टूडेंट्स को दाखिले में परसेंटाइल फॉर्मूले के कारण पिछड़ना नहीं पड़ेगा। नई प्रदेश नीति के अनुसार अब परसेंटाइल फॉर्मूले के बजाय प्राप्तांक के आधार पर दाखिले की मेरिट तैयार की जाएगी। नई प्रवेश नीति में इसके अलावा भी कई बदलाव किए गए हैं। इनमें विभिन्न वर्गों के स्टूडेंट्स को कई तरह की रियायतें दी गई हैं। दरअसल परसेंटाइल फॉर्मूले के कारण राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के बीच बड़ा अंतर देखा जा रहा था। सीबीएसई स्टूडेंट्स लंबे समय से इसमें बदलाव की मांग कर रहे थे। इस बार राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेज में 12वीं के परिणाम की मेरिट के आधार पर एडमिशन होगा। वहीं कोविड-19 के कारण जेईई मुख्य परीक्षा के आयोजन और परिणाम में अनिश्चितता के चलते ये फैसला लिया गया है। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित इंजीनियरिंग कॉलेजों की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि बांसवाड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में 50% सीटें राज्य अनुदानित सीटों द्वारा भरी जाएंगी, ताकि जनजातीय क्षेत्रों के छात्रों को निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में के मुकाबले में आधी फीस में प्रवेश मिल सके। देख रहे हैं करीब 500 बसेस जो हमारे करीब 200-250। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी जुड़ गए हैं जयपुर से लाइव। संजय जी, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में 12वीं के परिणाम पर मेरिट के आधार पर एडमिशन को लेकर यहां पे मंजूरी दी गई है राजस्थान सरकार की तरफ से। क्या कुछ पूरा फॉर्मूला इसका रहेगा और किस तरीके से ये जो फैसला है ये छात्रों के हित में साबित होगा? देखिए, अब तक क्या होता था कि आईआईटी जी के जो परिणाम होते थे उसमें जिन लोगों को टॉप रैंकिंग के बेसिस पर आईआईटी में मिल जाता था, उसके बाद जो दूसरे थे उनको एनआईटी में प्रवेश मिलता था। और इसी तरह एक ऑल इंडिया इंजीनियरिंग टेस्ट भी हुआ करता था। उसकी जो रैंकिंग बनती थी उसके बेसिस पे जो सरकारी जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें पहले सीटें भरी जाती थी और बाद में निजी कॉलेजेस में। लेकिन अब चूंकि वो एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, वो जो एंट्रेंस टेस्ट है वो नहीं हो रहा है, इसलिए यही एक रास्ता बचा है कि जो 12वीं के जिसमें जो मेरिट आएगी उस मेरिट के आधार पर ही इनको एडमिशन दिया जाएगा। इसमें आप दोनों चीजें कह सकते हैं कि फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है कि जिन लोगों की मेरिट है वो कई बार बोर्ड की परीक्षा में मेरिट में आने के बावजूद जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था उसमें रह जाते थे, उसमें उनके इतने नंबर मेरिट में वो नहीं आ पाते थे और उनको इंजीनियरिंग में प्रवेश नहीं मिलता था। दूसरी तरफ जो जिन लोगों को यहाँ पे मेरिट में यहाँ पे नहीं आए, बोर्ड की मेरिट में, उनके पास एक अवसर होता था कि वो एंट्रेंस एग्जाम में बैठकर इंजीनियरिंग में प्रवेश ले लें। लेकिन अब चूंकि 12वीं के जो नंबर है उनकी अहमियत बढ़ गई है, तो इससे सभी लोगों को अपने 12वीं की जो तैयारी है, 12th के जो एग्जाम्स है उन पर मेहनत करनी पड़ेगी। इसकी वजह ये भी है कि ये देखने में आ रहा था कि आईआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में टेस्ट के लिए बच्चे कोचिंग क्लासेस पर ज्यादा ध्यान देते थे और जो अपने रेगुलर स्कूल्स है उनको स्किप करते थे। उनमें कई लोगों ने तो सिर्फ नाम के लिए एडमिशन ले रखा था और कई स्कूल भी ऐसे खुल गए थे जो सिर्फ बच्चे की अटेंडेंस बनाने के लिए थे। तो हो ये रहा था कि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, वहां प्रवेश भी मिल गया, इधर आपके 12th में नंबर जो है वो 55, 60%, 65% हो गए। तो आखिर में ये निर्णय किया गया था कि 75% आपको बोर्ड में भी लाने होंगे। तो अब लेकिन ये जो कोविड की वजह से सिचुएशन आई है
उसमें चूंकि एंट्रेंस ही नहीं हो रहा है, तो अब ये डिसाइड किया गया कि 12th की मेरिट के बेसिस पर प्रवेश दिया जाएगा। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उधर राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि स्कूलों को कम से कम कुछ समय के लिए माता पिता से पूरी फीस की मांग करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनकी सभी चिंताओं को सुना जाएगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब मार्च के मध्य से कोई स्कूल नहीं चल रहे तो स्कूल प्रबंधन पूरी फीस कैसे मांग सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने पहले ही 15 मार्च से 15 जून की 3 महीने की फीस का भुगतान करने से अभिभावकों को मना किया है क्योंकि हमारी योजना स्कूल को 1 जुलाई से खोलने की थी। हालांकि अभी तक भारत सरकार या अन्य राज्यों द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। रामस्वरूप, तो यहाँ पर जो स्कूल्स जो फीस ले रहे हैं, मनमानी फीस, अभी स्कूल नहीं लग रहे, उसको लेकर राजस्थान सरकार ने बोला है कि स्कूलों को बोला गया है कि वो फीस ना लें। बिल्कुल, कई ऐसी स्कूलों से शिकायतें आती हैं कि वो पूरी फीस मांग रहे हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो बसों का जो किराया होता है छात्रों के घर से ले जाने लाने का, उसके किराया भी मांग रहे हैं। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि स्कूल वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं। कुछ जो है वीडियो, कुछ ऑडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं इन दिनों, जिसमें कहा जाता है कि स्कूल संचालक जो है वो 3 महीने की पूरी फीस मांग रहे हैं। हालांकि ऐसा भी है कि कुछ स्कूल संचालकों ने बड़ा दिल दिखाया है और वहां पर 3 महीने की फीस को माफ किया है। हालांकि जहां तक बात करें फीस की स्थिति की, तो अभी ज्यादातर ऐसे देखने को नहीं मिला कि जो निजी स्कूल वालों ने दबाव बनाया, ऐसा सामान्य तौर पर नहीं देखने को मिला। लेकिन कुछ जगह ऐसी शिकायतें जरूर आई है। उसी के बाद में शिक्षा मंत्री ने इस तरह की बात कही है। जी रामस्वरूप, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उधर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की तरफ से गलवान घाटी में शहीद हुए सैन्य अधिकारियों और सैनिकों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जयपुर के शहीद स्मारक पर हुई श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। जायजा लिया है संवाददाता रामस्वरूप लामरोड ने। भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में जो दोनों सेनाओं की जो झड़प हुई थी, उसमें जो भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। और ये जो जयपुर में शहीद स्मारक है, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं सचिन पायलट, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री सचिन पायलट, उनके साथ में महेश जोशी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, ज्योति खंडेलवाल, भंवर सिंह भाटी और तमाम जो प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जितने भी पदाधिकारी हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ आ रहे हैं और शहीद हुए सैनिकों को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हाल ही में चुने गए राज्यसभा सांसद नीरज ढांगी विराजमान हैं, मंत्री साले मोहम्मद साहब हैं, तमाम जो पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में पार्टी के बहुत कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर आए हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। ये 1 घंटे का यहाँ पर मौन व्रत का प्रोग्राम रखा गया है, जिसके जरिए जो सैनिक शहीद हुए हैं उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस मौन व्रत से पहले जब मीडिया से बात की सचिन पायलट ने, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि केंद्र सरकार को इस मामले पर जो भी स्पष्ट बात है वो देश को बतानी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय कुछ और बयान जारी करता है और रक्षा मंत्रालय कुछ और बयान जारी करता है। लेकिन जो फुटेज जो देखी जा रही है, जो सेटेलाइट की तस्वीर देखते हैं, उसके जरिए ऐसा लगता है कि अभी भी वैली में चीनी सेना कहीं न कहीं उपस्थित की जरूर है। लेकिन देश के जो प्रधानमंत्री है उनको इस बात पर साफ तौर पर स्थिति क्या है उसको